गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? प्रैक्टिस करते ना लगातार। एक बार फिर स्वागत है आपका पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस के अंदर बच्चों। और आज हम लोग, हमारा ये सेकेंड लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम का। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो चल रहा है, रोजे का महीना चल रहा है और ज़्यादातर क्लासें इवनिंग में हो रही हैं। हो सकता है थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम रहे, तो ज़्यादा नहीं, करीब 2-4-5 क्लासें और ऐसी रहेंगी। उसके बाद में तो फिर अच्छी क्लास होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यह है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें बच्चों आप, ठीक है। और वीडियोस के अंदर जहाँ भी आपको दिक्कत आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कई बच्चों को मैसेज आते रहते हैं, जवाब उनको मिलते रहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे मेरे, तो जवाब मिल जाता है उनको। और कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, तो उसका आंसर यूट्यूब पे भी दे दिया जाता है। और पर्सनल अगर चैट पे वो करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसके भी उसका आंसर दे दिए जाते हैं। तो आप देखते रहिए, और इसके अंदर जहाँ भी डाउट लगे, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसका भी क्वेश्चन पूछते रहिए बच्चों। वीडियोज लगातार देखिए ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे पढ़ाई में आपके, ठीक है बच्चों। और फायदा उठाते रहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकेंड लेक्चर है हमारा, और उसके अंदर हम लोग अब तक पहले लेक्चर के अंदर प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। और याद दिला दूं एक बार, प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाल देता हूं एक बार में, याद आ जाएगा आपको। रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मैंने आपको सांद्रता बता दिया था। सांद्रता के बाद में आपको ताप बता दिया था, उत्प्रेरक बता दिया था। दो कारक और हैं बच्चों, दाब और आयतन। ये दो कारक ऐसे हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये दाब और आयतन कैसे प्रभावित करता है रासायनिक साम्य को, इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा डिले पढ़ेंगे इसको। जैसे हम लोग जब इस चैप्टर में आगे ही केपी और केसी पढ़ लेंगे, तो वहां पर मैं वापस में इसी टॉपिक को रिकवर करूंगा। अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 5 हैं। सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दाब और आयतन। बात समझ आ गई बच्चों? चलें आगे, चलिए। अभी मैंने आपको बताया साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन वहीं बच्चों एक होता है साम्य स्थिरांक। ये ध्यान रहे, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक अलग चीज है, रासायनिक साम्य अलग चीज है, और साम्य स्थिरांक अलग चीज है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन। खास बात ये बच्चों, जेट में कई बार क्वेश्चन आया है सिर्फ डायरेक्ट। पहली चीज तो यह है कि इसको दिया किसने? इसको दिया गुलबर्ग तथा वागे, ये दो साइंटिस्ट थे, गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। और इसने क्या कहा, गुलबर्ग और वागे ने
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो उसमें क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के गुणनफल के बराबर होता है, सक्रिय द्रव्यमान। तो यूं कह सकते हैं कि सपोज मेरे पास में रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C प्लस टी, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है उसमें भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब आप कहेंगे सर ये सक्रिय द्रव्यमान के, एक्चुअल में बेटा ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। किसी भी रिएक्शन में अगर सक्रिय द्रव्यमान आपको कैलकुलेट करना होता है तो सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार इनटू व्हाट अपॉन पात्र का आयतन, पात्र का आयतन किसमें चाहिए, लीटर में, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार इनटू 1 बटे पात्र का आयतन लीटर में। अच्छा खास बात और है बच्चों इसके अंदर कि जेट में क्वेश्चन डायरेक्ट आया, एक मैं बताऊंगा अभी आपको, और एक हमारी जो पारस की तरफ से हमारी ऑनलाइन सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन दिया था ये, तो एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछा था सर कि इसका जो है कैलकुलेशन कैसे हुई। क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, मैंने बताया था इसके अंदर क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से कि 64 ग्राम HI का निर्माण किया जाता है 2 लीटर के पात्र में। किसमें किया जाता है बच्चों, 2 लीटर के पात्र में। क्या करना था आपको, सक्रिय द्रव्यमान कैलकुलेट करना था, सक्रिय द्रव्यमान आपको निकालना है। If 64 gram HI synthesis in 2 liter vessels, then find out the law of mass action of the reaction. मास एक्शन निकालना था, फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको पता है सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी थी 64 अपॉन पदार्थ का अणुभार। HI की बात करें, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 127, टोटल कितना हो गया 128 इनटू 1 अपॉन कितने लीटर का पात्र है 2 लीटर का, 2 बार हो गया बच्चों 64 टू 128 हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 से 1 को डिवाइड कर दो, 4 का भाग लगाओगे 1 में कितना आ जाएगा 0.25। तो सक्रिय द्रव्यमान आपको समझ में आ गया। सक्रिय द्रव्यमान है किसी पदार्थ के अंदर इकाई आयतन के अंदर कितने ग्राम उसके भाग लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सक्रिय द्रव्यमान। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और सक्रिय द्रव्यमान जो टर्मिनोलॉजी है हमारी वो कहाँ से आती है बच्चों, वो आती है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो उसका जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है उसमें भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। और सक्रिय द्रव्यमान को कैलकुलेटर से कर सकते हैं। किसने दिया था सक्रिय द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट बच्चों, गुलबर्ग और वागेन। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसके अंदर। हम लोग साम्य स्थान की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। बस पदार्थ की मात्रा रखो, अणुभार लगाओ उसका, उसके बाद में कितने पात्र के आयतन में हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में क्वेश्चन। देखिए आगे साम्य स्थान की बात कर रहा हूं मैं आपसे।
तो हम लोग मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हम लोगों के लिए बच्चों वो ये है, A प्लस बी कन्वर्ट इंटू C प्लस डी। अगर हम लोग काम बात करें द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, तो हमें पता है ये हमारे पास में अग्र अभिक्रिया जिसको हम लोग RF से शो कर रहे थे, चैप्टर की शुरुआत में बताया था। ये प्रतिप अभिक्रिया इसको RB से शो कर रहे थे ना भाई। तो क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास में, बोलो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A B RF इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, KF A B। किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए। इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूं। इस रिएक्शन के लिए लिखे दो RB C D। बोलो इसके लिए तो रिएक्टेंट ये हो गया ना भाई, इसके लिए तो क्रियाकारक ये हो गए। क्या हो जाएगा, RB इज इक्वल टू KB C D। साम्य पे क्या बोलते हो आप लोग, साम्य पर अग्र अभिक्रिया वेग क्या होता है, प्रतीक अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, RF इज इक्वल टू RB होता है। RF की वैल्यू रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। प्रतीक अभिक्रिया के लिए है, प्रतीक अभिक्रिया के लिए, ठीक है बच्चों। RF की वैल्यू मेरे पास में कहाँ है, ये रही, क्या हो गया, KF A B इज इक्वल टू KB C और ये D। ठीक है बच्चों, ये KF के नीचे KB लिया है मैं, यहां लिख रहा हूं इधर, तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू हो गया A अपॉन B। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका C अपॉन D। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ KF अपॉन KB को हम लोग बोलते हैं KC। क्या बोलते हैं, KC। तो सिंपल सी बात हो गई, हमारे पास में साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, KC इज इक्वल टू AB मतलब क्रियाकारक अपॉन प्रोडक्ट उत्पाद। इसको बोलते हैं हम लोग साम्य स्थिरांक, कैसे। बात समझ में आ गई। ये सिंपल अवस्था में, अगर ये गैसीय अवस्था में होता तो मान लो लिक्विड सॉलिड अगर आपका गैसीय अवस्था के अंदर हो, गैसीय अवस्था में, तो क्या होता है बच्चों यहां पर, तो क्या होता है, गैसीय अवस्था में केसी की जगह केपी का प्रयोग करते हैं। गैसीय अवस्था में केसी के स्थान पर केपी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, केपी का प्रयोग करते हैं। मतलब यहां केसी लिखा है आपने, इसको केपी लिख दीजिए। तो केपी इज इक्वल टू PA PB अपॉन PC PD। तो सीधी सी बात है, सिंपल ब्रैकेट के अंदर होंगे तो ये कैसे होगा, और अगर ये पावर के, ये प्रेशर के फॉर्म में होंगे, दाब के अगर उसके फॉर्म में होंगे, तो ये बच्चों किसकी फॉर्म होगा बताइए, बोलो बच्चों। ये होगा आपका किसके अंदर, प्रेशर के फॉर्म में। अब बात करते हैं, थोड़ी देर अजान के बाद बात करते हैं बच्चों, होल्ड कीजिए। वेलकम बैक बच्चों, अजान के बाद वापस। केपी और केसी बता रहा था मैं कि अगर हमारे पास में सांद्रता इकाई अगर सांद्रता के रूप में हो सिंपल, तो हम लोग केसी का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए ये गैसीय अवस्था में होगा तो हम लोग केपी का प्रयोग करते हैं। दोनों में फर्क इतना सा है, यहाँ पर सिंपल हमारे कंसंट्रेशन टर्म लिया हम लोगों ने काम में, साधन सांद्रता इकाइयां ली हैं, जबकि यहाँ पर पावर के रूप में लिए, यहाँ पर प्रेशर के रूप में लिए बच्चों। ठीक है, अब अगर यहाँ एक बात और है बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो, M1A प्लस M2B इज इक्वल टू N1C प्लस N2D। अगर इसके लिए हमें कैसे लिखना होगा तो सिंपल तरीका है, पहले उत्पाद लिख दीजिए CD, जो इसके आगे टर्म होगी, जो इसके आगे गुणांक होंगे उसको पावर के फॉर्म में N1
N2 अपॉन ये आ जाएगा आपका A, ये आ जाएगा आपका B, ये आ जाएगा आपका M1 M2। समझ आ गया आपको। और अगर इसको Kp की फॉर्म में लिखूंगा, अगर मान लीजिए गैसेस फॉर्म में होते, ये गैसेस फॉर्म में होते तो फिर मैं Kp लिखता इसको, तो क्या आ जाता Pc N1 Pd N2 अपॉन Pa M1 और Pb M2। इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 और मैं कहूँ आपको इसको Kc की फॉर्म में लिखो, Kc क्या होगा, उत्पाद बटे क्रियाकारक ही तो होता है। उत्पाद क्या है मेरे पास में NH3, गुणांक कितना है 2 अपॉन N2 H2, आगे गुणांक कितना है 3। Kp की फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे अगर गैस में होता सब लोग इस तरीके से, तो क्या लिखते आप P NH3 की पावर 2 अपॉन Pn2 और PH2 की पावर 3 एग्जैक्टली। तो इस तरीके से Kp और Kc फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं बताना ही चाह रहा था आपको कि रासायनिक साम्य अलग चीज होती है और साम्य स्थिरांक अलग चीज होती है। साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो फॉर्म में हो सकता है, अगर सांद्रता के फॉर्म में हो, सिंपल फॉर्म में हो तो इसको Kc फॉर्म में लिखते हैं, लिक्विड और सॉलिड होता है, और अगर गैसेस फॉर्म में होता है तो उसको Kp लिखते हैं। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चों वो ये है, उस पर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक एक बार बताओ, रिपीट कर दो, बोलो। मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, आप बोलो। पहला था बोलो सांद्रता, दूसरा ताप, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा दाब, पांचवा आयतन। ठीक है, सही जवाब। मैं कह रहा हूं साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, वो साम्य अवस्था को थे, साम्य स्थिरांक को। तो इसके अंदर पहला है ताप। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने, साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है बच्चों वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर इज सेम थिंग्स, मैंने बताया था, दो कंडीशन बताई थी। रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है ऊष्मा शोषी जिसको आप लोग बोलते हो एंडोथर्मिक, और एक होती है ऊष्मा क्षेपी जिसको आप बोलते हो एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मैंने बताया था कि अगर आप ताप बढ़ाते हैं मान बढ़ेगा, ताप घटाते हैं मान घटेगा, साम्य स्थिरांक का। यहाँ अपोजिट है, एनर्जी हीट पहले निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटेगा, घटाओगे बढ़ेगा। तो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला पहला कारक तो क्या है, बोलो यार, ताप। दूसरा कारक बता दो। दूसरा कारक है अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का ढंग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और क्वेश्चन भी आते हैं, इसको यूं समझो आप। मैंने एक रिएक्शन तो ऐसे लिखी बच्चों, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, और मैंने कहा इसके लिए रासायनिक साम्य कैसी है। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे कर दूं 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा यहां पर Kc डैश इज इक्वल हो जाएगा 1/Kc, मतलब जो पहले मान था वो अब रिवर्स हो जाएगा। अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो आपका जो Kc का डैश जो नया साम्य स्थिरांक होगा वो 1/Kc फॉर्म आ जाएगा। मतलब अगर इसके लिए Kc इज इक्वल टू 49 बोल रहा हूं मैं, तो इसके लिए Kc मेरे पास में 1/49 विल बी द आंसर। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि साम्य स्थिरांक का मान चेंज हो सकता है। कंडीशन ये बच्चों कि अगर रिएक्शन को रिप्रेजेंट ही अलग तरीके से कर दिया जाए। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिक्स करके जनरली मैं पढ़ाता हूं, वैसे आपको अलग बता रहा हूं, मिक्स करके बताऊंगा किस तरीके से। तीसरा है इसके अंदर रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्री।
रस समीकरण मिति क्या कहता है? अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 और मैंने कहा इसके लिए साम्य स्थिरांक कैसे है? आपने कहा सर मैं इसको दो से डिवाइड करना चाहता हूँ पूरे रिएक्शन को, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो कट गया ना भाई। क्या आगे रिएक्शन N2 प्लस 3/2H2 अपॉन NH3। मैंने कहा अब इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? आपने क्या किया बच्चों? 2 का भाग लगाया ना, यहां भी लगा दो, यहां जाएगा KC की पावर 1 अपॉन। बोलो समझ में आ रहा है? आधा कर दिया ना आपने, आधा ही तो किया है। अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से किया बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने यह लिखा N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इसने कहा, मैंने कहा इसके लिए KC है साम्य स्थिरांक, और अब मैंने अगली रिएक्शन लिख दी, N2 में 3 का भाग लगा दिया, H2 में 3 का भाग लगाया, 3/3 क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या जाएगा? केवल H2, यहाँ जाएगा 2/3 NH3। मैं कहूंगा नया KC क्या होगा? आप कहोगे सर नया KC KC डैश होगा, वो जो पुराने वाला KC होगा उसका 1/3 होगा। क्यों होगा 1/3? क्यों होगा भैया? अगर 3 से डिवाइड करते तो 1/3 हो गया। मैंने कहा मान लीजिए रिएक्शन है N2 प्लस 3/2NH3, इसको मैंने कर दिया 2N2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू 4NH3। क्या कर दिया मैंने, बताओ? अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो KC डैश नया क्या होगा? KC की पावर कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो ये ध्यान रखें, आप तो इस तरीके से आ सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन कुछ स्पेशल तरीके बनते हैं, बताना चाहूंगा आपको, यूं समझो इसको, आप गौर से सुनना बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास में है, मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन हमारे पास में है बच्चों, यहां पर N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है ना। मैंने कहा इसके लिए KC इज इक्वल टू 49। ये भी क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, सीरीज के अंदर दिया था, टेस्ट सीरीज के अंदर। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर ये लिख दिया N2/2 प्लस 3/2H2 इज इक्वल टू NH3, और आपसे कहा कि अब KC डैश की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में। क्या किया बताओ मैंने? अब कहेंगे सर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, तो KC डैश इज इक्वल टू होता है KC की पावर हाफ। अरे हाफ ही तो किया ना, हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 49 की पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है ना। कितना आ गया? 7। एक और देखो क्वेश्चन, सेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ऐसे कर दिया मैंने, NH3 N2/2 3/2H2। अब क्या किया मैंने? आप कहोगे सर आपने 2 काम किए। पहला तो रिएक्शन को उल्टा कर दिया, दूसरा क्या किया? 2 से भाग लगा दिया। 2 काम किए ना, जितने काम किए उतने लिखने पड़ेंगे। पहला उल्टा किया ना, तो KC डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बोलो KC डैश क्या होगा? उल्टा लिखा ना, तो 1/KC हो गया। क्या किया है? 2 से भाग लगाया ना, 1/2। KC डैश इज इक्वल टू 1/49 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। कितना हो गया? तो KC डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/7। वहां ऑप्शन में होंगे 7, 1/7, 49, 1/49। ध्यान रखना, आंसर इज 1/7। तो ये ध्यान रखा जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर रस समीकरण मिति में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखा जाएगा कि रिएक्शन को क्या उल्टा तो नहीं किया। अगर उल्टा किया है तो KC डैश जब निकालेंगे तो KC को हम लोग बट्टे में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, रेशो में लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो पावर 1/2 आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो पावर 1/3 आ जाएगा, 2 से गुणा किया है तो घात 2 आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। अगर मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता मैं, तो फिर मेरे पास में KC डैश इज इक्वल टू आता KC की पावर 2। बात समझ आ रहा है आपको? और अगर मैं 3 से गुणा करता तो पावर 3 आ जाती।
मैं जितने से गुणा करूंगा उतनी पावर आ जाएगी, जितने से भाग लगाऊंगा उतनी उतनी भाग वाली आ जाएगी। हाफ से हाफ करूंगा तो 1/2 पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग उसको केसी और केसी डैश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक खास बात और चौथा है, अभिक्रिया की प्रक्रिया, अभिकारकों की जो प्रकृति होती है वो भी साम्य स्थिरांक को प्रभावित करती है। बात समझ आ गई बच्चों? तो साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक है 5, ताप और बताओ सांद्रता और दाब और आयतन और उत्प्रेरक, जबकि साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक है 4। कौन कौन से हैं वो कारक है बच्चों हमारे पास में? बोलो, प्रभावित करने वाले कारक 4 कौन कौन से हैं? पहला बताया मैंने आपको इसके अंदर ताप, दूसरा बताया आपको अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का ढंग, अगर सीधी रिएक्शन लिखी है उल्टी लिखी है आपने। तीसरा क्या बताया? बोलो, तीसरा क्या बताया? रस समीकरण मिति। और चौथा क्या बताया बच्चों? बोलो, अभिकारकों की प्रकृति। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है और एक आध बार पूछा भी है जेट में। वो ये पूछा गया है बच्चों कि कौन सा ऐसा कारक है जो साम्य स्थिरांक को, साम्य अवस्था नहीं, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो कारक हैं वो साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते हैं, जिसमें है सांद्रता, अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता, आयतन, दाब। ताप तो प्रभावित करता है, ठीक है बच्चों। चौथा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करता है, साम्य स्थिरांक जल्दी ला सकता है लेकिन उसको प्रभावित। तो ये 4 कारक ऐसे हैं, मतलब ताप दोनों में कॉमन है, सीधी सीधी बात कहूं तो उसमें भी इसमें भी। बाकी उसके अंदर जो 4 हैं वो इसके अंदर ये 4 नहीं है। यू हैव टू रिमूव ऑल 4 रीजंस व्हिच आर नॉट इफेक्टेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे, आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ केपी और केसी भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर सांद्रता आपको जो है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो तो आप इसको केसी का प्रयोग करते हैं, और अगर दाब अवस्था के अंदर हो तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? बोलिए, क्या करते हैं? हम लोग केपी के फॉर्म में लिखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है केपी तथा केसी में संबंध। हेडिंग डालिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी तथा केसी में संबंध। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। केपी तथा केसी में संबंध, ये बात तो टॉपिक इतना सा लंबा लग रहा है लेकिन शॉर्टकट तो इतना सा है कि केपी इज इक्वल टू होता है केसी और आर टी की पावर डेल एन। ये इतना सा रिलेशन होता है इसका, लेकिन रिलेशन आया कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बच्चों? रिलेशन इतना याद रखना, केपी बराबर कैसे आर टी की पावर डेल एन। क्या है, क्या चीज, ये समझ लो आप लोग। एक रिएक्शन मान लीजिए मैंने यहाँ ली एग्जाम्पल के तौर पे, ए M1A प्लस M2B इज इक्वल टू N1C प्लस N2D। ओके, बताओ केसी क्या होगा इसके लिए? आप कहोगे सर केसी सिंपल है, C की पावर N1 D की पावर N2 अपॉन A की पावर M1 और B की पावर M2। मैं कहूंगा इसके लिए केपी क्या होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, टी सी की पावर N1 पी डी की पावर N2 अपॉन पी ए की पावर M1 और पी बी की पावर M2। दोनों में रिलेशन बताना है। आप सब जानते हैं आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही है, पीवी बराबर एन आर टी, पी दाब, वी आयतन, एन मोलों की संख्या, आर बोलो आदर्श गैस नियतांक, टी ताप। पी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एन अपॉन वी आर टी, और मोल विलय के मोल बटे विलयन का आधा उसकी सांद्रता कहलाती है मोलरता। तो पी बराबर इसको लिखते हैं सी आर टी। तो एक फॉर्मूला मेरे पास में आ गया, P बराबर हो गया CRT। C मतलब सांद्रता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसमें
इसकी वैल्यू रखूं तो यूं कह सकते हैं मेरे पास में पी सी की वैल्यू हो जाएगी, पी सी की वैल्यू हो जाएगी पी सी n1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में c की पावर n1 और r t की पावर n1। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ये पी सी पी डी की वैल्यू में निकाल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग c यहाँ पर सांद्रता है पदार्थ की, अब वो चाहे नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या मेरे पास में A प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, तो यहाँ C की जगह मैं सांद्रता लिख दूंगा जो भी क्रियाकारक है, और उसके बाद में जितनी पावर C की होगी उतनी पावर RT की होगी। ठीक है, इसकी बता दो फटाफट से, क्या हो जाएगा PD N2 का क्या हो जाएगा D की पावर N2, RT की पावर क्या हो जाएगा N2, सही है। P एक M1 क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, P पावर बताओ N1 और RT की पावर M1 है ना, M1 ये M1, और PB क्या हो जाएगा M2 क्या हो जाएगा बच्चों, P की पावर M2 और RT की पावर M2। तो मतलब मैंने यहाँ पर PC, PD, P और PB की वैल्यू आदर्श गैस समीकरण के अकॉर्डिंग रख दी। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो बताओ बच्चों क्या बनेगा मेरे पास में अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं तो मेरे पास में ये बनेगा बच्चों Kp इज इक्वल टू मेरे पास में बनेगा C की पावर N1 RT की पावर N1 D की पावर N2 और RT की पावर N2 अपॉन इसके लिए बनेगा P A की पावर M1 RT M1 और ये हो जाएगा PB की पावर M2 और RT की पावर M2। ठीक है बच्चों, जब आपके आधार समान होते हैं तो घात जो भी होती है जुड़ जाती है, ये भी RT है ये भी RT है, इसकी पावर N1 है इसकी पावर N2, तो यूं कह सकता हूं मैं कि Kp बराबर ये हो जाएगा C की पावर N1, ये हो गया RT, ये आ जाएगा N1 प्लस N2। फॉर्मूला क्या बताया बच्चों मैंने, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि जब किसी के आधार समान हो तो जो घात होती है वो प्लस में हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, P C और ये D भी तो लिखेंगे पहले, अब उसके बाद लिख देते हैं RT के पावर N1 प्लस N2। इसकी बात कर रहा हूं मैं तो ये हो जाएगा PA की पावर M1 और ये लिख देंगे PB की पावर M2। आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे, RT की पावर हो जाएगा M1 प्लस M2। अच्छा बताओ ये इसको गौर से देखो आप, C की पावर N1 D की पावर N2 PA की पावर M1 M2, क्या ये मेरे पास में अगर आप इसको गौर से एनालिसिस करोगे तो क्या मेरे पास में ये जो गोला मैंने लगाया है क्या ये KC नहीं है क्या बताओ, तो इसको हटा के लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं, तो मेरे पास में आ गया Kp इज इक्वल टू KC। आधार समान है, जब घात नीचे से ऊपर जाती है ऊपर से नीचे जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस की जगह माइनस की जगह तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में RT, ये पावर है ये वाली तो है आपकी N1 प्लस N2, ये लीजिए, ये वाली पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा M1 प्लस M2, और N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2 दोनों के डिफरेंस को हम लोग डेल N लिख देते हैं, तो Kp बराबर हो जाएगा KC RT की पावर डेल N। एक सीधा सीधा रिलेशन आपको याद रखना, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। कैलकुलेट करना चाहो तो इस तरीके से उसको कर सकते हो, सिंपल सा है, केसी एक बार केसी की फॉर्म में लिख दिया, एक बार केपी के फॉर्म में लिख दिया, आदर्श गैस समीकरण से मैंने पीसी पीडी की वैल्यू रख दी, उसके बाद में क्या किया, आधार समान है तो घातों को जोड़ दिया, आधार समान है घातों को जोड़ दिया, पी सी और डी को एक साथ लिख दिया, ए और बी को एक साथ लिख दिया, इसी को हम लोग केसी बोलते हैं। ये पावर ऊपर चलेगी, प्लस की तो माइनस की हो गई, और n1 प्लस n2 और m1 माइनस m2 को हम लोग बोलते हैं डेल n। इसको यूं भी कहा जा सकता है बच्चों, वो ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए मेरे पास में मैंने लिखा है यहाँ पर 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, तो अगर मैं यहाँ पर डेल n की बात करूं तो डेल n का मतलब ये जो डेल n लगाया आपने, ये जो डेल n लगाया आपने, उसका मतलब होता है कि उत्पाद के जो गुणांक होते हैं उसके अंदर
क्रिया कारक गुणांक को माइनस कर देता हूँ। कितना है बच्चों 2 माइनस से कितना 2 और 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3 कितना आ गया माइनस का 1। तो अगर डेल एन की वैल्यू देखें, ये मिटा रहा हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए यहां पर फॉर्मूला मेरे पास में आ गया केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल एन, ये एक रिलेशन है। इस डेल एन के बेस पर तीन टाइप के केस हो गए। एक होता है बच्चों डेल एन बराबर हमारे पास में पॉजिटिव हो सकता है, डेल एन मेरे पास में नेगेटिव हो सकता है, और डेल एन मेरे पास में जीरो हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार क्वेश्चन आया, इसलिए ध्यान से सुन लेना। इसका क्या मतलब है? डेल एन का मतलब होता है, आप डेल एन का मतलब होता है उत्पाद के जो गुणांक होते हैं उसमें से क्रिया कारक माइनस कर दो तो आपके पास में क्या आ जाता है? डेल एन आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? डेल एन आ जाता है। यहां से मैंने यहां लिखा, इधर से देखिए बच्चों, मैंने यहां लिखा PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। मैंने कहा इसके लिए डेल एन निकालो, तो क्या हो जाएगा बताओ? डेल एन जब इसके लिए निकालोगे बच्चों तो हमारे पास में आ जाएगा 1 और 1 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, प्लस का है माइनस का प्लस का, तो डेल में पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें, यहाँ लिख दिया मैंने N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 कितना है 2 माइनस 3 और कितना हो गया 4 कितना हो गया माइनस का 2, नेगेटिव आ गया। यहाँ लिख दिया मैंने H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI कितना है 2 माइनस 1 और 1 कितना हो गया 2 कितना आ गया जी। तो यहां पर डेल एन की बेस पर हम लोग केपी और केसी में रिलेशन बात करें तो ध्यान रखना बच्चों, जब डेल एन बराबर पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस का आंसर आता है, तो ध्यान रखना केपी इज ग्रेटर देन केसी होता है। डेल एन का मान जब नेगेटिव आता है तो केपी लेस देन केसी होता है बच्चों, और जब आपसे कहे जाए कि जब डेल एन का मान 0 आता है तो केपी बराबर होता है केसी। अब इसको याद कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल सा है, पी मतलब क्या होता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो केपी ज्यादा है, नेगेटिव आ गया तो उल्टा कर देना, बराबर जाए दोनों, 0 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि एक रिएक्शन है बच्चों, वो है N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, और इसके लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सा रिलेशन सही है? ऑप्शन ए दे दिया मैंने Kp बराबर Kc, ऑप्शन बी दे दिया Kp ग्रेटर देन Kc, ऑप्शन सी दे दिया Kp लेस देन Kc, और ऑप्शन डी दे दिया मैंने Kp ग्रेटर देन इक्वल Kc। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ये कितना है 2 माइनस 1 और 1 कितना हो गया 2 कितना आ गया 0, डेल एन 0 तो क्या हो गया बताओ? Kp बराबर Kc। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यहाँ लिख दिया उसने 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3c प्लस d, और आपसे कहा जाए कि बताओ केपी और केसी में रिलेशन बताओ, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो कितना है उत्पाद, तो कितना है 3 और 1 4 हो गया ना, माइनस नीचे जो डिजिट लिखे होते हैं उसको नहीं काउंट नहीं करते, आगे जो गुणांक लिखे होते हैं उसको काउंट करते हैं ना। 3 और 1 4 हो गया, माइनस 2 और 3 कितना हो गए 5 हो गए, कितना आ गया माइनस का 1। डेल एन नेगेटिव, पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव तो केपी ज्यादा होता तो क्या जाएगा केपी लेस देन केसी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जब हम लोग केपी और केसी में रिलेशन काउंट करते हैं तो केवल गैस फॉर्म को ही काउंट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, कई बार क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है, अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूँ गौर से देखना। मैंने लिख दिया CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और आपसे कहा केपी और केसी में रिलेशन बताओ, तो पहले आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालेंगे, मतलब डेल एन निकालेंगे ना। तो डेल एन इसमें से क्या निकालेंगे, इधर तो कितना है डेल एन 1 है ना, उत्पाद तो एक ही, इसको काउंट नहीं करेंगे सॉलिड है, माइनस इधर तो कुछ भी नहीं है सारे सॉलिड है 0, तो कितना 1 आ गया मतलब पॉजिटिव है। और वैसे आप काउंट करोगे तो ये 2 है, 2 में से घटाओगे तो ठीक है अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप केपी और केसी में रिलेशन निकालोगे तो केवल गैसीय अवस्थाओं को ही काउंट करते हैं, बाकी को काउंट नहीं करते हैं। केपी और केसी को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, 2-4 दिन की बात और है, अभी रात के समथिंग 9 बज रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई इंटरप्ट नहीं हो इसलिए टाइम निकाल के आना पड़ता है। 2-4 दिन की बात और है, उसके बाद में फिर आपकी क्लास रेगुलर सही तरीके से जो है मॉर्निंग में लगेंगी।
इसको कर लेना बच्चों। खेती कैसी रिलेशन ज्यादा आपको याद नहीं करना, डायरेक्ट रिलेशन याद कर सकते हैं। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक अलग है, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बात कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।